एवरीवन, स्वागत है आपका रोशन स्टार स्टडी पॉइंट पे। मैं ईशा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे 11th क्लास की जो कहानियों पे हमने चर्चा कर ली थी। जो कविताएं हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। आई एम सॉरी कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट आई नो कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हम जल्दी से अपनी कविताएं भी पूरी कर लेते हैं। तो आज हम अपनी पहली कविता ले रहे हैं जो नागार्जुन कोंडा द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है कविता है। तो मैंने जब सिलेबस पे डिस्कशन किया था तो आपको बताया था कि ये जो कविता है एक तरह से हम मान सकते हैं कि नागार्जुन जी ने प्रकृति प्रेमी है। नागार्जुन जी के बारे में मैंने कुछ बताया था आपको कि वो प्रकृति प्रेमी हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए उनकी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो मैं इतना डीपली नहीं जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वीडियो लंबी चली जाती है। तो मैं जल्दी जल्दी से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो करवाती हूँ। तो थोड़ा सा नागार्जुन जी के बारे में बता ही देती हूँ कि जो नागार्जुन जी हैं वो प्रगतिशील विचारधारा वाले चेतना वाले व्यक्ति हैं। उनमें जनजीवन कल्याण और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा व राजनीति है। वो प्रकृति प्रेमी हैं, इसीलिए जो उनकी ये जो रचना है बादल को घिरते देखा है, आप इसको देख के ही समझ सकते हो कि जो बादल जो एक प्रकृति का हिस्सा है उनके बारे में वो किस तरह से वर्णन करते हैं। तो हमारे देखने का नज़रिया और कवि के देखने का नज़रिया बहुत ही डिफरेंट होता है, इसीलिए उन्होंने प्रकृति को जैसा महसूस किया वो बताया। एक बात और, ये बहुत ही यायावरी प्रवृत्ति के थे, यानी बहुत घुमक्कड़ थे। इनको अलग अलग जगह घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था और ये बहुत दूर दूर तक गए थे। इन्होंने श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक की यात्राएं की थी और उन यात्राओं में जो जो उन्होंने देखा था, फिर वो प्रकृति के संदर्भ में हो किसी भी चीज़ में, उन्होंने उन सब का वर्णन किया है। तो ये जो उनकी रचना है वो युगधारा से ली गई रचना है और युगधारा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं पूरा उपन्यास है और उसी का एक पार्ट आपको एक पोएम के रूप में जो है ये है वो दिया गया है। बाकी उनकी पूरी रचना जो है वो युगधारा में वर्णित है, तो उसमें से ये दिया गया। और यहाँ पे किस तरह से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया, बादल को किस तरह से उन्होंने दिखाया, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो हमने ये डिस्कशन कर लिया है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड भी यहाँ पे आएंगे, तो पहले आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी देख लीजिए ताकि बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। वैसे तो मैं बता भी दूंगी जब लाइन्स के हिसाब से पढ़ाऊँगी। और मैं यहाँ पे लाइन वाइज क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो कविताएँ होती हैं अक्सर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने के लिए आपको कविता की लाइन को समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टोरीज़ की तरह नहीं बता रही हूँ जैसे हम समरी किया करते थे उसमें, बल्कि हम यहाँ पर डायरेक्ट जो पोएम की लाइन है उनको पढ़ के समझेंगे। जल्दी हम कोशिश करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। बादल को घिरते देखा है। तो बादल को घिरते देखा है, आप बादल को किस तरह से देखते हो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हमारे देखने का नज़रिया बहुत ही सिंपल होता है बादल को देखना। बादल हमारे लिए बस ये होता है कि जो भी प्रोसेस होता है साइंटिफिक वे में, उन सब के बारे में हमने साइंस में पढ़ाई है कि किस तरह से पानी जो होता है वो इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाके वो बादल का रूप ले लेता है और जब बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं एक दूसरे से टकराते हैं तो चार्जेस की वजह से वो बारिश होती है। ये सब हमने साइंटिफिक वे में पढ़ा है। बट जो कवि का नज़रिया है वो इमेजिनेटिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिंग है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो देखते हैं बादल को। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिण कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। यहाँ पे जो अमल धवल है, ये चीज़ें जो है ये एक ही चीज़ है। अमल धवल मतलब निर्मल, निर्मल या स्वच्छ, जिसमें कोई बुराई नहीं होती, जो बिल्कुल प्योर होता है ना सबसे ज़्यादा, उसको हम अमल धवल कहते हैं। और गिरी मतलब आपने पढ़ा ही होगा, जो पर्यायवाची शब्द होता है उनमें आता है गिरी मतलब पर्वत। तो बिल्कुल प्योर जो ऐसा पहाड़ हो गया, ऐसे पर्वतें हो गई, उनके शिखर, शिखर मतलब पता है जो टॉप वाली ऊंचाई होती है, वहाँ पर बादल को घिरते देखा। अगर आप कभी भी बड़ी बड़ी जगह हो जाते हैं जैसा मनाली हो गई, कश्मीर जम्मू हो गई, या फिर कोई भी हिमाचल प्रदेश वगैरह जो भी पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर अगर आप गए होगे कभी भी वेकेशंस के लिए, अगर आप वहाँ रहते भी हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ के जो पर्वत होते हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनमें एकदम सफ़ेद सी चादर बिछी हुई होती है। इसीलिए यहाँ पे बोला भी है धवल, अमल धवल, धवल जो है यहाँ पे सफ़ेद है, इसका मतलब आप ही मान लीजिए। तो ये जो सफ़ेद चादर वहाँ पे चढ़ी हुई होती है ना पर्वतों पे, वो इतनी प्योर होती है वो, क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, जिस तरह हम इंडस्ट्रीज़ के पॉल्यूशन यहाँ पे फैलाते हैं वो वहाँ नहीं होता, इसलिए वो प्योर वाइट दिखते हैं और बहुत ही साफ़ होते हैं। वो उन ऊंचे ऊंचे शिखर कैसे होते हैं, ऐसा लगता है सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछी होगी।
और उन पर जब बादल घिरते हैं ना तो एक अलग ही सौंदर्य उत्पन्न होता है, अलग ही नज़ारा होता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिण कणों को, छोटे छोटे मोती, पता चल गया जो छोटे छोटे मोती जैसे होते हैं वो। यहाँ पे जो तुहिण कण है, ये तुहिन कण का मतलब होता है ओस के कण। ओस की बूंद आपने देखी होगी, जब ऐसा होता है ठंड का मौसम होता है तो सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए कभी गए होगे तो पत्तों पे छोटे छोटे से जो पानी की बूंद होती है वो होती है। वो पानी की बूंद क्यों होती है? वो थोड़ा सा जब ऐसा होता है ना, ठंडा माहौल होता है, फिर हवाएं चलती है तो उसकी वजह से, ह्यूमिड की वजह से थोड़ी सी पानी की ड्रॉप्स रह जाती हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो वही जो ओस है ना, वो ओस जब उन पे रहती है ना, वो मोती जैसी जो दिखती है छोटी छोटी, बहुत प्यारी लगती है। तो वही जो शीतल है, मतलब प्योर, वो भी दिखती हैं वहाँ पे। मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते गिरते देखा है, यानी कि वो जो तुहिन छोटे छोटे जो ओस की बूंदें हैं, वो मानसरोवर की जो नदी पहाड़ों से निकलती हुई जा रही है, वो स्वर्णिम दिख रही है। अब वो स्वर्णिम क्यों दिख रही है, यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कवि कि वो स्वर्णिम इसलिए दिख रही है कि वहाँ पॉल्यूशन नहीं है, पहली बात, बहुत ज़्यादा सफाई है, इसीलिए जो सूरज की रोशनी सफ़ेद चादर पर पड़ती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसी लग रही है जैसे वो गोल्डन सा ग्लो दे रही हो, ऐसी वो नज़र आ रही है। कौन सी लग रही है? ये क्या लग रहा है? मानसरोवर ऐसा दिखा रहा है। और मानसरोवर क्या है? मानसरोवर एक नदी है तो वो पर्वतों से निकलते हुए जो मानसरोवर की नदी है, वो उस पर जब सूरज की रोशनी आती है तो किस तरह से दिखती है? स्वर्णिम से लगती है, धूप की किरणों की उजाले के कारण। तो ये हो गई यहाँ पे स्वर्णिम, जिसका वर्णन था यहाँ पे। नेक्स्ट है कमलों पर गिरते देखा है। तो क्या है कि वो जो ओस के, पहली बात तो जो मानसरोवर से नदी गिर रही है, फिर साथ में जो ओस की बूंदें हैं वो कमलों पर है। पता है मानसरोवर की जो नदी पे, अब नदियों में हमेशा ऐसे कमल के फूल वगैरह ऐसी जगह चीज़ें होती हैं, तो उन फूलों पे वो छोटी छोटी ओस की बूंदें देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? नागार्जुन जी देख रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान, जिनका वर्णन वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर हम इसे लिटरेरी फॉर्म में देखेंगे कि क्या वर्णन है, तो हम कह सकते हैं कि जो नागार्जुन है वो बादल को घिरते हुए देखते हैं। कहाँ पे? जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं, जो स्वच्छ निर्मल हैं, और उन ऊंचे पर्वतों पे क्या है, जब बादल आते तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और उन पर जब छोटी छोटी जो ओस की बूंदें हैं, वो छोटी छोटी ओस की बूंदें मानसरोवर नदी जो नीली सी लग रही है, या बहुत ही साफ स्वच्छ है, क्योंकि वो उन पे उन पे उगे उगे नहीं कह सकता, उन पर जो कमल के फूल हैं उन पर वो छोटी छोटी ओस की बूंदें गिरते हुए देखा है, और वो गिरती हुई बूंदें बहुत ही सौंदर्यपूर्वक लग रही है। तो इस तरह से उन्होंने बादल को घिरते देखा है। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनकी श्यामल नील सलिल में समतल देशों में आ आकर पावस की उमस से आकुल तिकर मधुर विस्तृत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं नागार्जुन जी कि तुंग हिमालय, यहाँ पर ये जो तुंग हिमालय, तुंग मतलब होता है ऊंचा, तो जो पता है आपको हिमालय का पर्वत सबसे ऊंचा माना जाता है, तो जो तुंग हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय का पर्वत है, उन उसके कंधों पर ये क्या देख रहे हैं? उसके कंधों से, यानी कि एक इमेजिनेशन बोल रहे हैं कि जैसा हमारा कंधा होता है, तो ये एक क्या मान सकते हैं, एक बेस है जहाँ से सारी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, नीचे आ रही है। तो उसी हिमालय से जो ऊंचा हिमालय का पर्वत है, उसके वो कंधे के रूप में माना है कवि नागार्जुन ने। और उनसे क्या हो रही है? छोटी बड़ी कई झीलें निकल रही है, झीलें निकलती है फिर बहुत सारी नदियों में जाकर मिलती है, तो वो इसको देख रहे हैं। फिर है उनकी श्यामल नील सलिल क्या है? यहाँ पे वही बताया, जो नदी का पानी है ना, वो इतना ही वो नील श्यामल कलर का लग रहा है। श्यामल कलर कौन सा होता है? आपने श्री कृष्ण का कलर देखा होगा, उनका कलर नीला नहीं था, श्यामल कलर था, यानी कि थोड़ा सा फेड ऐसा कलर था कि हल्का सा नीला, और वो बहुत ही प्योरिटी वाला लग रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि वो जो नदी है वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, साफ़ है।
तो हम अगर इसे दूसरे फॉर्म में देखेंगे भावार्थ में, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नागार्जुन बताना चाह रहे हैं कि आजकल की जो दुनिया है वहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो गया कि ऐसी चीज़ें तो देखने को मिलती नहीं है। लेकिन अगर हम पर्वतीय इलाके में जा रहे हैं या फिर कोई भी पहाड़ी ऐसे इलाके, वहाँ पर अभी भी स्वच्छ जल मिल जाता है जिसमें श्यामल नील कलर दिखता है। मतलब वो रियल की जल लगते हैं, रियल पानी लगता है जहाँ पे वो साफ़ सुथरे होते हैं, जिन्हें गंदा नहीं कर पाता मनुष्य, क्योंकि वो इतनी दूर नहीं जाता। लेकिन अब तो वो भी शुरू कर दिया गया है। समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल। समतल देश हो गए यानी कि जो देश का मतलब यहाँ पे क्षेत्र या राज्य मान सकते हैं हम, देश भी बोल सकते हैं। तो आपको पता होगा कि एक स्पेसिफिक मौसम में जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं वो माइग्रेट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उनके लिए वो जो एटमॉस्फेयर या कंडीशंस होती हैं वो सूटेबल नहीं होती, इसीलिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो यही होता है कि जब भी गर्मी का मौसम आ जाता है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, तो ये जो भी पशु पक्षी होते हैं, पशु नहीं बट जो भी पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसी जगहों से जहाँ पे उमस आ गई है वहाँ से वो हट कर ऐसी जगह आने का कोशिश, ऐसी जगह आते हैं जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया है मानसरोवर वाले, जहाँ पे थोड़े से हल्के से ठंडे ठंडे इलाके हैं और उनको खाने का भोजन भी मिल जाएगा और ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा जिसमें वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आते हैं। क्योंकि जो समतल देशों की या राज्यों की या क्षेत्रों की गर्मी जो होती है वैसे भी झेलने वाली नहीं होती। आप दिल्ली में ही देख लो, इतनी गर्मी होती है, तो वो वहाँ से क्या कर रहे हैं, उमस के कारण जो इतनी गर्मी है उसके कारण में बहुत आकुल यानी परेशान होकर ऐसे राज्यों, क्षेत्रों या देशों की तरफ आते हैं जहाँ का मौसम थोड़ा न्यूट्रल होता है। तिक्त मधुर विस्तृत खोजते, यहाँ पे तिक्त मधुर है, ये उनका एक खाना होता है और इसको कहते हैं, ये जो कमल की जो डंडियाँ होती है ना उसको बोलते हैं, और ये लोग कमल की डंडियाँ ही खाते हैं। यहाँ हंस बोले हैं ना, हंस अपने भोजन की तलाश में आ रहा है यानी विस्तंतु खोजते, तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, यानी कि ये अपनी झुंड में ये लोग क्या ढूंढने के लिए आ रहे हैं, अपना भोजन ढूंढने के लिए आ रहे हैं, विस्तंतु ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और ये विस्तंतु क्या होता है, जो कमल की डंडियाँ होती है, कमल की नाल होती है ना, उसके लिए वो आते हैं, कमल ककड़ी जिसको कहते हैं। आपने खाई भी होगी भोजन में, वो मिलती भी है बाज़ारों में। तो कमल ककड़ी या कमल की नाल कह सकते हैं, उसकी तलाश में यानी विषतंतु के खोजते खोजते वो ऐसे इलाकों में आ जाते हैं। और ये हंस जो होते हैं ना उनको तिरते देखा, मतलब ये ग्रुप्स में आते हैं, अकेले नहीं आते। ये आपने बर्ड्स वगैरह देखा होगा, अगर वो माइग्रेट करती हैं तो ग्रुप्स में करती हैं, अकेले नहीं करती हैं। तो यही सबको इनको साथ में आते हुए देखा है, इस उमस से, इस गर्मी से परेशान होकर, जो भी समतल इलाके जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है वहाँ से हट कर ये लोग ऐसी ठंडे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ का मौसम इनके अनुकूल है और वहाँ पर इन्हें भोजन भी मिल जाएगा। और वो भोजन क्या है, इनका विस्तंतु। विस्तंतु क्या होता है, कमल ककड़ी या कमल डंडी। तो ये है, इस तरह से उन्होंने बादल को घिरते देखा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे, बार बार बादल को घिरते क्यों देखा है, बादल को घिरते देखा का मतलब क्या होगा। तो कमलनाल के भीतर भी स्थित एक कोमल रेशा या तंतु होता है, उसको विस्तंतु कहते हैं। या आपको शब्दार्थ में मिल भी जाएगा, आप शब्दार्थ देख लीजिएगा अगर कोई शब्द का मीनिंग ना पता हो, बट मैं अभी यहाँ समझा दे रही हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे पैरे में नागार्जुन कैसे देख रहे हैं प्रकृति को, कि उन्होंने ये देखा कि जो ऊंचे हिमालय के पर्वत हैं वहाँ से छोटी बड़ी झीलें निकल रही हैं और वो झीलें इतनी साफ़, इतनी स्वच्छ है कि उनका जो रंग है वो श्यामल नील कलर का है, जैसे कृष्ण जी का होता है। और इस झीलों में, इन नदियों में वो हंस आ रहे हैं जो समतल देशों से आकर यहाँ पर रहने आ रहे हैं, उमस के कारण परेशान होकर समतल देशों से आ रहे हैं। और ये किसकी तलाश में आ रहे हैं, तो अपने भोजन की तलाश में आ रहे हैं। वो भोजन क्या है, इनका विस्तंतु है यानी कमल ककड़ी, जिसकी तलाश में वो ऐसे इलाकों में आते हैं और वो भी ग्रुप्स में। तो उनको तिरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। नेक्स्ट पैरा हम चलते हैं, ये हमारा फर्स्ट खत्म हो गया। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाल रुण की मृदा किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से अभिपित अभिशापित चीर अभिशापित, बेबस उस चकवा चकई को दंड हुआ कृदन
फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर बताया है, चकवा चकवी का वर्णन किया है इन्होंने बहुत सुंदर। चकवा चकवी के बारे में बता देती हूँ कि ये एक ऐसे बर्ड्स हैं जिनको ये श्राप मिला था कि आप लोग रात के टाइम अलग रहोगे, आप लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते, कब नहीं मिल सकते रात के समय। इसीलिए जैसी ही सुबह होती है ना, इनको मिलने के लिए मिलता है और ये पूरी रात रोते रहते हैं क्योंकि ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कौन? चकवा चकवी। तो वो उन्होंने क्या देखा अब की बार नागार्जुन जी ने, उन्होंने देखा कि ऋतु वसंत का शुभ प्रभात था, यानी ऋतु वसंत की शुरुआत हो गई। वसंत ऋतु आपको पता ही होगा, एक मौसम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑटम सीज़न ही कहते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो वसंत ऋतु था और उसकी सुबह सुबह क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा नागार्जुन जी ने, धीरे धीरे यानी मंद मंद, मंद मंद या मतलब धीरे धीरे, अनिल अनिल वायु को बह रहा था, यानी हवा चल रही थी धीरे धीरे। बाल अरुण की मृदु किरणें थी, यानी बाल अरुण यहाँ पे सूर्य को बोला गया है। बाल अरुण क्यों बोला है? क्योंकि जैसे छोटा बालक होता है तो क्या होता है, बहुत ही धीमा सा होता है। अच्छा, अब मैं ये चीज़ और बता देती हूँ कि कवि की जो अपनी साहित्य है ना, उसमें सूर्य को ना बालक मतलब एक मनुष्य के जीवन से कंपेयर किया गया है। किस तरह से कंपेयर किया गया है कि जब बालक होता है ना, बहुत छोटा होता है, तो उन छोटा बालक का वर्णन सुबह सुबह के सूर्य से किया गया है। जब सुबह का सूर्य होता है तो बहुत ही ज़्यादा धीमा सा होता है। अगर आप जल्दी सुबह उठते हो, जब निकलता है, वैसे सूर्य 5-6 बजे निकलता है, गर्मी ठंडे सबका मिला के, तो उस टाइम अगर उठोगे तो बहुत ही धीमा सूर्य बिल्कुल बहुत प्यारा लगता है हमारी आंखों को देखने में भी। तो उसको कंपेयर किया गया है कि ये मनुष्य का बाल्यपन है। फिर जब धीरे धीरे टाइम हो जाता है, 12 बज जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आंखों में चुभता है, आक्रोश भर जाता है सूरज में। तो कहते हैं कि ये मनुष्य की जवानी है, क्योंकि जवानी के दिन में मनुष्य में बहुत गुस्सा होता है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो वो मनुष्य की जवानी चल रही है। फिर जब शाम होता है तो क्या होता है, शाम को कहते हैं कि मनुष्य का बुढ़ापा आ गया, मनुष्य का बुढ़ापे वाली उम्र है, जहाँ पर मनुष्य की जो उम्र है वो ढलती है, और जो भी सूरज भी है वो भी ऐसा लगता है ढल रहा है वो उसकी, तो उस तरह से वो दिखता है। और जब रात हो जाती है तो सूरज बिल्कुल मतलब हमें दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं कि मतलब मनुष्य का अंतिम दिन आ गया। तो इस तरह से कविताओं में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे बाल अरुण का मतलब यही होगा कि सुबह सुबह की जो किरणें हैं सूर्य की, वो बहुत ही ज़्यादा मृदु, यानी मृदु मतलब कोमल, वो कोमल किरणें और वो बहुत ही अच्छी लग रही है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे। अब शिखर कैसा अगल बगल स्वर्णिम, क्यों स्वर्णिम है? शिखर मतलब आपको बता दिया मैंने, पर्वत ऊंचे ऊंचे, तो उनमें क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लग रहे हैं, स्वर्णिम लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो सूर्य है वो भी मृदु है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कोमल सॉफ्ट वाला सूरज है सुबह सुबह का, और सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की पहाड़ों पर, तो उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वो गोल्डन कलर आ रही है रिफ्लेक्ट होके, तो इसीलिए कवि ने इसे क्या कहा है, स्वर्णिम शिखर। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, मैंने ये बता दिया था, इनको श्राप मिला था चकवा चकवी को कि इनको पूरी रात अलग अलग बितानी होगी, तो ये अलग अलग बिताते हैं। फिर निशा काल से चीर अभिशापित, यानी पूरी रात ये लोग रोते रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे की याद में। चकवा चकवी उनका बंद हुआ करदन, जैसे सुबह होते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी रात एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं। जैसी सुबह होती है उनका मिलन शुरू हो जाता है, तो वो मिलन जो होता है ना, वो महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी चादर, शैवाल पौधे का नाम बताया गया है यहाँ पे, तो उन शैवालों की हरी चादर बिछी हुई है, मैदान यानी बता रखा है, वहाँ पे ये लोग चकवा चकवी एक दूसरे से मिल रहे हैं और उनका प्रणय खलय चिढ़ते देखा, यानी बहुत पूरी रात के बाद ये लोग मिल रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे जैसे नोकझोंक होती है पति पत्नी में या फिर किसी में भी, तो उस तरह से इनके बीच भी हो रहा है कि चकवा चकवी एक दूसरे को छेड़ रहे हैं या एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं, फिर एक दूसरे को मना रहे हैं, तो इस तरह से उनको छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से उन्होंने चकवा चकवी का वर्णन किया है। जो रात भर से अलग थे वो सुबह सुबह मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसीलिए एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, मना रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो इस तरह से वो प्रसन्न है, लेकिन जो पूरी रात भर रो रहे थे एक दूसरे के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं हम लोग। ओके।
दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो क्या हो गया कि दुर्गम बर्फानी घाटी, अब ये जो बहुत ही खतरनाक जो घाटियां हैं उनके बारे में बताया है। शत सहस्र फुट ऊंचाई पे, बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाई है वहाँ पे, अलख नाभि से उठने वाले। अब यहाँ पे एक उनका वर्णन किया गया है। आपने सुना होगा एक पशु होता है कस्तूरी मृग जिसे कहते हैं, वो अपने पर ही चिढ़ता रहता है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि उसके अंदर ना, उसकी नाभि से ही एक सुगंध आ रही होती है, और वो जो गंध होती है ना, सुगंध नहीं, मैं सिर्फ गंध कहूँगी, स्मेल आ रही होती है, और वो गंध उसको ऐसा लगता है कि कहाँ से आ रही है, और वो उसको ढूंढने के लिए पूरी जगह ढूंढता रहता है परेशान होकर कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। बट उसको यही नहीं पता होता कि वो उसके अंदर से ही आ रही है स्मेल, और वो फिर गुस्सा हो जाता है जब आखिर में उसे नहीं मिलता, और वो खुद से ही परेशान हो जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इस तरह से वो खुद पर चिढ़ रहा है। यही चीज़ बताया है यहाँ पे। दुर्गम बर्फानी घाटी यानी बहुत ही खतरनाक जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर बहुत ऊंचाई पर अलख नाभि, पता है आपको? तो नाभि से उठने वाला जो कस्तूरी मृग है, उसी की नाभि से उठने वाला जो उन्मादक परिमल है, यानी जो गंध आ रही है, उसके पीछे वो भाग रहा है, और फिर खुद ही पे चिढ़ रहा है जब उसको वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इससे कवि एक चीज़ और कह रहे हैं कि हम भी मनुष्य ऐसे ही करते हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ही होती है, चाहे फिर वो खुशी हो, दुख हो, तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी खुशियों को बाहर ढूंढते हैं, और जबकि वो हमारी आत्मा में ही है। अपनी अंतर आत्मा को अगर हम ध्यान से समझें तो हमें पता चलेगा जो चीज़ हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही मौजूद है। तो इस तरह से नागार्जुन जी का भावार्थ ये है, उदाहरण उन्होंने कस्तूरी मृग का दिया है। ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। नेक्स्ट पे चलें तो कहा गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छायामय बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ महामेघ को झंझानिल से गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बता रहे हैं हम? नागार्जुन जी कह रहे हैं कि एक कहानी बहुत मशहूर है कालिदास की। कालिदास जी इसमें वर्णन करते हैं कहानी में धनपति कुबेर जी के बारे में। वो कहते हैं कि जो धनपति कुबेर जी है, मैंने आपको जब एक चैप्टर पढ़ाया था तब उसमें उदाहरण भी दिया था कि धनपति कुबेर जी जो हैं उसकी वह अलका नहीं ठिकाना, मतलब कुबेर जी ने एक काम दे रखा था, और उस काम में क्या था कि उनके जो शिष्य, मान लो किसी को भी, उनको ये कहा था कि आपको रोज़ सुबह मेरे उठने से पहले 4 बजे, जैसी सुबह होती 4 ही बजे होती है सुबह, तो 4 बजे उठकर आपको स्वच्छ बिल्कुल ताज़ा पुष्प लेके आने हैं ताकि मैं पूजा में उसे चढ़ा सकूं। लेकिन जो वो जो उनका शिष्य था जो लाया करता था, वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, उनकी पत्नी भी बहुत करती थी, और वो इसलिए बोलती थी कि आप इतनी सुबह सुबह मुझे छोड़कर चले जाते हो, आप एक काम किया करो कि आप एक रात पहले ही ले आया करो और सिर्फ जल में डाल के रख दो, फिर सुबह उन्हें दे देना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने भी सोचा हाँ ये बात सही है कि मैं भी दूर जाना पड़ता है, तो उन्होंने ऐसा ही किया, और कुबेर जी को पता चल गया क्योंकि भगवान है, भगवान को सब पता होता है, तो उनको ये पता चल जाता है, और उन्हें क्रोध आता है, और क्रोध में वो उन्हें श्राप देते हैं कि श्राप नहीं देते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें ये सज़ा मिलती है कि कोई भी अवधि 1 साल मान लेते हैं कि 1 साल के लिए आपको अपनी पत्नी से अलग रहना पड़ेगा कहीं दूर जाके। तो जब वो दूर थे तो वो क्या करते थे, अपनी पत्नी को संदेश भेजने के लिए कि वो कैसी है, उनका हाल चाल के लिए मेघदूत भेजा करते थे संदेश के रूप में, क्योंकि उस टाइम चिट्ठी नहीं थी, टेलीग्राम नहीं था, ना कुछ कोई भी सिस्टम नहीं था मैसेज भेजने का। तो वो क्या करते थे कि कबूतर हमारे लेटर वगैरह भी नहीं भेजते थे, तो उन्होंने बादल को ही सीधा भेज दिया ये संदेश भिजवा कर कि पूछा हो मेरी पत्नी कैसी है, नहीं है। तो ये चीज़ें कालिदास जी की चीज़ों में वर्णन है। तो वो नागार्जुन जी क्वेश्चन कर रहे हैं कालिदास जी पे कि आपकी जो धनपति कुबेर जी की वो नगरी है वह कहाँ गई,
अलका कहाँ गई, वो अलका नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। मतलब आपने जो जो वर्णन किया था, धनपति कुबेर जी थे और उनकी अलका नगरी थी, यानी उनका जो महल था यहाँ पे, वो महल कहाँ गया, वो बादल कहाँ गया जिसके माध्यम से वो संदेश भेजा करते थे, व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत, और जो नागार्जुन जी है वो बहुत ढूंढते हैं उन चीज़ों को जो जो वर्णन कालिदास ने अपनी रचना में किया है, धनपति कुबेर जी का, उनकी अलका नगरी का, या फिर उस बादल का, लेकिन नहीं मिलता। तो वो खुद क्या बोल रहे हैं नागार्जुन जी कि मेघदूत का तो पता नहीं, वो बोलते हैं। अच्छा हाँ, कालिदास की जो रचना मेघदूत है उसमें वो इस चीज़ का वर्णन करते हैं, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो मेघदूत का पता कहीं पर कौन बताए, वह छाया में बरस पड़ा होगा ना यहीं पर। तो वो ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो बादल इसलिए नहीं मिल रहा कि शायद वो कहीं पे बरस गया होगा, भारी हो गया होगा, क्योंकि बादल है तो एक दूसरे से टकरा कर यहीं कहीं बरस गया होगा, पहाड़ों से टकरा कर, ऐसा वो एज्यूम कर रहे हैं। कौन? नागार्जुन जी। तो फिर अब लास्ट में वो क्या कहते हैं कि छोड़ दो, जाने दो, ये तो कवि कल्पित था, यानी ये तो कवि की इमेजिनेशन है, ठीक है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में तो हो ही नहीं सकता कि आपने बादल को भेजा और वो सच में संदेश दे आया, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ये चीज़ें कहते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि जो नागार्जुन जी है वो कैसे देखते हैं बादल को। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। यानी कि उन्होंने तो बहुत खतरनाक खतरनाक बादलों को देखा है, जो आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है और बहुत ज़्यादा बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, उन बारिश के कारण पूरे घर के घर तबाह हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती हैं। तो उन्हें तो ऐसे बादल देखे हैं। फिर जो कालिदास ने जिन बादलों का वर्णन किया, ऐसे बादल तो आजकल के ज़माने में देखने को ही नहीं मिलते, तो उस टाइम भी कैसे पॉसिबल है। मतलब सबके देखने का नज़रिया अलग होता है। तो जो कालिदास है उन्होंने तो अपने बादलों से संदेश भेजा, नागार्जुन जी बादलों को बहुत खूबसूरती से देख रहे हैं, बट फिर दूसरे ही संदर्भ में वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसे खतरनाक बादलों को भी देखा है जो तबाही मचाती है, जो क्या करती है, बिजली कड़काती है, लोगों पर बिजली गिर जाती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, जल बरसा के पूरी बाढ़ ले आती है। ऐसे झंझाले, यानी गुस्सा, इस तरह के झंझाले तो उन्होंने क्या देखे हैं, बादलों को देखा है, और वो गरज गरज कर बिड़ रहे हैं, यानी कि वो बिजली कड़क रही है, और फिर उन बादल को घिरते देखा है। तो इस तरह से वो देख रहे हैं बादल को। तो एक तो पॉजिटिव वे कालिदास का दिख रहा है, मतलब दो वे में देख रहे हैं, एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं बादल को, एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं। तो आपको आंसर में दोनों लिखोगे कि किस तरह से पॉजिटिव है, किस तरह से नेगेटिव है। नेक्स्ट है, शत शत निर्झर निर्झरिणी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवज भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुतुल को साजे, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुगढ़ गालों में, कानों में कुवलय लटकाए। ये अब वो किन्नर किन्नरियों का वर्णन कर रहे हैं जो इन पहाड़ों में रह रहे हैं। अब ये किन्नर किन्नरियों को ना दो तीन तरीके से दिखाया गया यहाँ पे। ये जो किन्नर किन्नरियाँ हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, वो जो अप्सराएं हैं वो हैं, या फिर जो गुरु होते हैं, देवता होते हैं, उनके रूप में किन्नर किन्नरियों को पहले के ज़माने में देखा जाता था। बहुत पूजनीय मानते थे इन्हें भी, लेकिन आजकल इतना नहीं इनको सम्मान देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो सत सत निर्झर निर्झरनी कल, यानी कि आसपास झरना है, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, देवदारू के जो फूल वगैरह हैं वो उन्होंने कानों में लगाए हुए हैं, शोणित धवल भोजपत्रों से, और भोजपत्रों का भी इस्तेमाल है उसमें, छाई हुई कुटी के भीतर, यानी उसने उन्होंने एक कुटिया बनाई हुई है जिसके अंदर वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर रंग बिरंगे सुगंधित जो खुशबू वाले फूल हैं, कुंतिल को सजे हैं, यानी उन्होंने चोटी बनाई हुई है गुद करके और उसमें फूलों को सजाया हुआ है रंग बिरंगे। इंद्र नील की माला डाले शंख सरीखे, उन्होंने कौन सी माला डाल रखी है, इंद्रनील, मणि की जैसी होती हैं ये सारी, तो ये नदियों के किनारे बहुत सारी मिलती हैं, तो वही उन्हीं की माला डाली हुई है। शंख सरीखे सुदृढ़ गलों में, यानी अपने गाल उनके जो गर्दन है उनका वर्णन किया गया है कि वो एकदम शंख की तरह लग रहे हैं पतले से। तो वो पतले से जो गले हैं उनके, उन पर उन्होंने क्या माला टांगी हुई है, किस चीज़ की, इंद्रनील की माला टांगी हुई है, और कानों में कुवले लटकाए, कानों में एक तो उन्होंने देवदारू को कानों में लटकाया हुआ है, और मतलब सुंदर सुंदर से आभूषण बना रखे हैं उन्होंने फूलों से ही।
ये चीज़ें वर्णन करते हैं नागार्जुन जी। तो अच्छा, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है पोयम। तो मैं एक बार समरी में बता देती हूँ कि पोयम में क्या बताया गया है। तो कवि एक तरह से जो पहाड़ी में, पर्वतों में जो लोगों का जीवन होता था ना, उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वो उन जीवनों को देखते हैं। वहाँ पे आजकल की दुनिया की तरह शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांति होती है। इसीलिए जितनी भी अप्सराएं हैं या देवी देवता हैं या जितने भी ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, ये सब तपस्या कहाँ करते हैं जाकर, ये सारे पर्वतों पे, पहाड़ों पे जाते हैं। फिर चाहे आप कोई भी गुरु का नाम ले लो, हाँ, अभी आदि शंकराचार्य वगैरह और बहुत सारे नामों का वर्ण चर्चा में रहे हैं आजकल। तो उन सब का भी आप देखो तो वो सब कहाँ गए थे, पर्वतीय इलाकों में गए थे, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में बिल्कुल शोर शराबा नहीं है जो आजकल की भागदौड़ ज़िंदगी में मिलता है। ऊपर से वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही स्वच्छ होता है, क्योंकि वहाँ तक मनुष्य ज़्यादा नहीं रह पाता, क्योंकि उन्हें पता है वहाँ का वातावरण इतना सूटेबल नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए वहाँ रह सके। तो मनुष्य वहाँ ज़्यादा नहीं रहते, तो वहाँ गंदगी भी नहीं होती, क्योंकि भोग विलासिता से भरा मनुष्य तो हर जगह गंदगी फैलाने को रेडी है। तो वहाँ गंदगी ज़्यादा नहीं होती, स्वच्छ जल है, स्वच्छ पर्वत होते हैं। तो वहाँ पे सूरज की रोशनी हो या बादल हो, हर चीज़ बहुत सुंदर लगते हैं। वहाँ पे फूल, पेड़ पौधे, सब चीज़ों का वर्णन जो नागार्जुन यहाँ करते हैं वो उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। वो ऐसा नहीं है कि दूसरों की देखी हुई चीज़ें बता रही हैं। फिर लास्ट में वो ये भी कहते हैं कि वो भी अपनी पत्नी से दूर हैं, जिस तरह से कालिदास दूर थे, जिस तरह से कुबेर के जो जो उन्होंने श्राप दिया था कि उन अपने शिष्य को कि आपको दूर रहना पड़ेगा अपनी पत्नी से, उन सब ने बादल को देखा, बादल के माध्यम से संदेश भेजा। लेकिन तीनों को बादल देखने का नज़रिया अलग अलग था। जो कुबेर जी के टाइम में हुआ था, उन्होंने अपने बादल के माध्यम से संदेश भेजा था अपनी पत्नी को उनका हालचाल पूछने के लिए। कालिदास ने भी सेम यही चीज़ की थी, अपनी पत्नी से दूर थे इसीलिए उन्होंने बादल के माध्यम से संदेश भेजा था। लेकिन जो नागार्जुन जी है वो अपनी पत्नी से दूर है, लेकिन वो बादल के माध्यम से संदेश भेज नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और उनको ये लगता है कि मैं भेज भी दूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं वो किस हालात में वहाँ काम कर रही होगी, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से संबंधित है। इनकी पत्नी भी इनके साथ गरीबी में ही रह रही थी, और ये तो घूमने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो ये घूमते रहते थे। लेकिन इनकी पत्नी घर में रहती थी, इनका इंतज़ार करती रहती थी कितने टाइम तक ये कब ये आएंगे। तो इनको लग रहा था कि वो भी वहाँ संकटों का सामना कर रही है, और रियलिटी में भी जो बादल है वो कितने तबाही मचाते हैं। रियलिटी में हमें लगते तो सुंदर हैं, जब हम अपने घर में रहते हैं या फिर किताबों में पढ़ते हैं तो बादल हमें बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन जब हम रियलिटी में कहीं बाहर हो या हम देखें बादल की ऐसी ऐसा पोजीशन को जहाँ वो तबाही का रूप धारण कर लेता है, तो हमें बहुत डरावने लगते हैं ये बादल। तो इस तरह से नागार्जुन जी इनका वर्णन करते हैं। प्लस वो बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से किन्नर किन्नरी जो फूल पत्तियाँ हैं उन्हीं से अपना जीवन बहुत अच्छे से सजा रखा है उन्होंने। अपनी कुटिया को सजाया हुआ है, अपने आप को सजाया हुआ है, और नृत्य कर रहे हैं, खुश हैं वो लोग। क्यों खुश है? क्योंकि उनको ये सोना चांदी या फिर डिफरेंट टाइप के आइटम्स या और विलासिता की चीज़ें नहीं चाहिए। वो प्रकृति के साथ रहकर ही इतना खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं। और ये चीज़ हम सारे मनुष्यों को करनी चाहिए कि प्रकृति में दी हुई जितनी भी चीज़ें उन्हीं का उपभोग करके खुश रहें। लेकिन हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं। इसीलिए उनके लिए एक कह सकते हैं कि आइडियल लाइफ वही है जहाँ पे प्रकृति की उपस्थिति हो और उसका सौंदर्य प्रकट हो। तो इस तरह से वो प्रकृति को देखते हैं और उनका वर्णन करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको एक डेमो के लिए आंसर्स भी दिखाऊंगी जिस तरह से आपको अटेम्प्ट करने हैं इन क्वेश्चंस को। और एक बार आप इस पोएम को पढ़ लीजिएगा, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर जब ये आएंगे तो इसको व्याख्या करने वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस में। और अगर शॉर्ट में भी आएगी तो भी कविताओं में वर्ड्स समझोगी नहीं तो आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर चाहे उसे भावार्थ में करो या शब्दार्थ में उसका वर्णन करो। इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।